हेलो बच्चों, आज फिर हम जो है अपने नए लेक्चर के साथ रे ऑप्टिक्स 8 इस पार्ट को लेके चलेंगे और इस पार्ट से लेके आप रे ऑप्टिक्स 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7 इन सबको पढ़ लीजिए। हालांकि लॉकडाउन पीरियड में हमारी गवर्नमेंट्स ने जो है सिलेबस को 70% रख दिया है और 30% रिड्यूस कर दिया है। उसमें बहुत कुछ आपने अपने विषय ज्ञान के लिए पढ़ा, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मिरर फॉर्मूला, परंतु बहुत जरूरी है इन सब चीजों को भी पढ़ना। बोर्ड में क्या आएगा उसको फोकस करिएगा और जो विषय ज्ञान है वो अपनी जगह पे जरूरी है। यहां से हम लेके चलेंगे उन प्रश्नों को जो वो बोर्ड में पूछे जाएंगे, उन टॉपिक्स को जो बोर्ड में पूछे जाएंगे। रे ऑप्टिक्स 8 में हम यहां पर ले चलेंगे कि अब हम रिफ्रैक्शन का जो हमारा जो चैप्टर था, हमारा जो रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन की बात की गई थी हमने, उस अपवर्तन को आगे लेकर के चलेंगे कि रिफ्रैक्शन अगर गोलीय सरफेसेस से हो, यानी कि स्पेरिकल सरफेसेस से हो, गोलीय सतहों से हो, तो वो किस प्रकार से होगा। जैसे कॉनकेव, आप जानते हैं कॉनकेव क्या होता है, अवतल। कॉनकेव एक धसा होता पार्ट। कॉन्वेक्स इस तरह से सतह हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में। तो क्या होता है, कैसे जाती है, क्या रे डायग्राम होता है, क्या फॉर्मूला हमें यूज करना होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज अपने इस लेक्चर में। तो बच्चों हम चलेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस जैसे कॉनकेव मिरर में बताया था मैं, अवतल दर्पण धसा हुआ वहां, उसमें पॉलिश जो होता है, इसमें पॉलिश नहीं होता क्योंकि हम इसमें रिफ्रैक्शन ले रहे हैं, इसमें अपवर्तन ले रहे हैं। एक माध्यम इधर है, एक माध्यम उधर है, एक विरल है और एक सघन है। हमने यहाँ पे विरल माध्यम ले लिया जिसका हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 लिखा है। ये आपका हो गया विरल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेरर, और यहां पर हो गया आपका सघन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर मीडिया एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडिया। यहां पर एक सरफेस ये है, ये किसी सघन माध्यम की, सपोज कांच है सब मान लेते हैं, तो ये एक सघन माध्यम है जो कि विरल माध्यम से इतर एक सरफेस है ये, और कॉनकेव सरफेस अवतल पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ है उससे अलग है। ये दो माध्यम है, इन दो माध्यमों में हम रिफ्रैक्शन का यूज करेंगे और इसके लिए क्या सूत्र हो सकता है उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम उत्तल पृष्ठ के लिए निकालेंगे, तब हम कहेंगे बात करेंगे लेंस की। उससे पहले कुछ ज्यामिति परिपाटी का हम आपको बता दें। ज्योमेट्रिकली जो हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, एज पर परिपाटी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल या कन्वेंशन, या जो आपका जो चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार जो रेज होती हैं, जैसे हम रेज को हम इधर से ले रहे हैं, बाएं से ले रहे हैं, तो जो भी मेजरमेंट इसमें ध्रुव से, इसका ध्रुव कहां होगा, सेंटर पॉइंट हमेशा ध्रुव कहलाता है, याद रखिएगा। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉनकेव सरफेस, दैट इज कॉल्ड पोल, ध्रुव, जैसे कि मिरर में भी था। तो ये आपका ध्रुव है, इस ध्रुव से नापी जाएंगी, पहला पॉइंट। और नंबर 2, ध्रुव से अगर अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में, अगर प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में नापी जा रही है तो उन सारी दूरियों को हम ऋणात्मक लेंगे। सेकंड, जो विपरीत दिशा में नहीं बल्कि दिशा की ओर नापी जाएंगी, प्रकाश की किरण की दिशा की ओर नापी जाएंगी। अगर मैं इससे दाईं ओर, अगर मैं बाएं से ले रहा हूं प्रकाश की किरण, तो बाईं ओर नापूंगा तो ऋणात्मक, दाईं ओर नापूंगा तो धनात्मक। इस हिसाब से कि राइट हैंड में लेंगे पॉजिटिव एंड द लेफ्ट हैंड में लेंगे नेगेटिव, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक चित्र बनाया है, ये कॉनकेव सरफेस है, ये दिस इज कॉल्ड कॉनकेव सरफेस, अवतल पृष्ठ। अवतल गोलीय पृष्ठ, ये गोलीय, इसका स्पेरिकल, क्योंकि ये किसी स्पेयर का पार्ट हो सकता है, वहां से हमने काट दिया इसको। तो यहां इसका जो स्पेरिकल टाइप का गोलीय है तो इसका एक वक्रता केंद्र होगा जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी इज व्हाट हियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे आप कहते हैं वक्रता केंद्र। दर्पण में आप लोगों ने इसे पढ़ा है, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा नॉर्मल कहलाती है। यानी कि ये जो डॉट 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 ये रेखा दिखाई है हमने, ये वाली जिसको मैं यहां पर पॉइंट कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, ये डॉट डॉट CN लिखा है, CN इज द नॉर्मल, अभिलंब। CM क्या है, यहां पर नॉर्मल है, जिसे आप कह सकते हैं अभिलंब।
आपको चित्र बनाना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, उस चित्र का व्याख्यान करना पड़ेगा कि माना हम इसमें ऑब्जेक्ट को बिंदु वस्तु मान लेते हैं। एज्यूम्शंस हैं ये फॉर्मूला निकालने के लिए, जरूरी नहीं कि बिंदु वस्तु हो। वस्तु जो है कुछ हाइट की हो सकती है, ऐसे हो सकती है, उसको हम लेंगे पॉजिटिव। अगर हमें इमेजेस ऐसे मिल रही है, उल्टी मिल रही है, तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। ये होता है मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट, जो वक्रता के सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट इमेज पोल को एक लाइन में एक्स एक्सिस में मिलाए, इसे कहते हैं, एक्स एक्सिस में जो मिलाती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें एक चीज और आती है, प्रिंसिपल एक्सिस, वो हर जगह पे आती है। प्रिंसिपल मुख्य एक्सिस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और इस प्रिंसिपल एक्सिस में ही, मुख्य अक्ष में ही हमारे मेजरमेंट लिखे होते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पर भी एक स्केल होता है, वो स्केल हम मुख्य अक्ष में लेते हैं और उससे हम मेजरमेंट करते हैं कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, वो कैसे करते हैं प्रैक्टिकल, उसके बारे में एक चर्चा हम अलग से करेंगे। उसके बारे में एक अलग से वीडियो आपको बना के देंगे। बहरहाल यहां पर हम निकालेंगे सूत्र, किसके लिए, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें इसके स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने क्या माना, बिंदु वस्तु, कहां मानी, प्रिंसिपल एक्सिस में। बिंदु वस्तु ले ली हमने ओ, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो सारे फॉर्मूले याद रखिएगा, यहां पर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, बट नॉट नेसेसरी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट ही होगा, वस्तु किसी लंबाई की भी हो सकती है। ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है हमने, इससे एक रे ले ली यहां पर, इसको मैं एरो से जरूर दिखाऊंगा क्योंकि एरो से ही दिशा पता चलेगी कि ओ से रे जो है, प्रकाश की किरण इस अवतल पृष्ठ पर आपतित हो रही है। इंसिडेंट ऑन दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए, बिंदु ए पर आपतित हो रही है। बिंदु ए पर जब आपतित हो रही है तो हम जानते हैं आपतन को, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, वो अभिलंब से बनना चाहिए। और अभिलंब मैंने क्या बोला था यहां पर, सी एन, यानी कि ये जो एंगल है वो क्या है, आई, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब जब भी प्रतिबिंब बनाना होता है तो हमें दो रे की आवश्यकता होती है। फिलहाल हम ये देखेंगे कि इस रे का नेचर क्या होगा। ये विरल से सघन की ओर जा रही है, दिस वन इज द विरल एंड दिस वन इज सघन। इसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है। n1 इज व्हाट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष लिखते हैं तो मतलब जैसे ग्लास का, कांच का 1.5 है और जल का 1.7 है, इस तरह से हम जब निरपेक्ष लिखते हैं, जल का 1.3 इस तरह से कुछ है, कांच का ज्यादा है, तो जब हम निरपेक्ष लिखते हैं, एब्सोल्यूट लिखते हैं, देन वी आर मेजरिंग फ्रॉम एयर, हम वायु के सापेक्ष ले रहे हैं, वायु के सापेक्ष। जैसे हम n2 बटा n1 लेते हैं, होता तो 1n2 है, ये 1n2 इक्वल टू n2 बटा n1, ये पिछले वाले चैप्टर्स में काफी डिस्कस हो चुका है। n1 अगर वायु हो तो ये n2 इक्वल टू 1n2, यानी कि ये निरपेक्ष मान हुआ, ये निरपेक्ष मान हुआ, जहां पे 1 क्या है, एयर है, और ये n2 जैसे ग्लास हो गया तो ng तो कांच का अपवर्तनांक हुआ, तो ये कांच का निरपेक्ष मान हुआ। निरपेक्ष मान जो कि हमने सभी जितने भी मीडियम है उनको वायु के सापेक्ष उनके मान निकाल दिए। वायु का मान तो एक ही होता है, एक के सापेक्ष जितने मान हुए उनको हमने निरपेक्ष का। अदरवाइज अगर जल और कांच ले रहे हैं तो वहां पे जल का कुछ अपवर्तनांक होगा, कांच का कुछ अपवर्तनांक होगा, तो कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष लेते थे, पर जल वायु है तो कांच का अपवर्तनांक जो आएगा वो क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो n1 एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निरपेक्ष अपवर्तनांक है। n2 यहां पर जो है ये भी एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये भी निरपेक्ष अपवर्तनांक है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को मैं अब यहां पर शॉर्ट में लिखता हूं RI, क्योंकि व्हाइट बोर्ड की सीमा है, नहीं है ज्यादा, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा। यहां पर मैंने पूरा लिखा है R रिफ्लेक्टिव, I इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये भी निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है इसको भी कहेंगे। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, विरल का, विरल माध्यम का, विरल माध्यम का, और ये किसका है, सघन माध्यम का।
इस पे और चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे हम अपनी चर्चा को। मैं आप लोग दिमाग से सोचते रहिएगा कि जब बिंदु O से प्रकाश की किरण इस गोलीय सतह पर, स्फेरिकल सरफेस पर आपतित होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I बनाती है, आपतन कोण बनाती है, विरल से सघन में जाती है, क्योंकि N1 क्या है, अपवर्तनांक है विरल का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और N2 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे होती है, क्या होती है, हमारे पुराने लेक्चर्स में हो चुका है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वेलोसिटी डिक्रीज होना, वो सब बातें कर चुके हैं। वहां पे आप देख लीजिए कैसे होती है। ये आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि ये बैंड हो गई, यहां पर ये बैंड होके कहां चली गई, इधर को। मैंने यहां भी एरो बनाई, जहां जहां रे जा रही है वहां वहां मैं एरो बनाता जा रहा हूं। और चित्र में ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम में करते हैं बहुत से बच्चे एरो बनाना छोड़ देते हैं, खिंच खिंच के लाइनें खींच देते हैं। एरो जरूर बनाइए, ओके। अब यहां पे हमें किसी भी प्रतिबिंब के लिए, किसी भी इमेजेस के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 रेस तो चाहिए जो टकराएं कहीं पर, या आती हुई प्रतीत होंगी। इट सीम्स टू कम फ्रॉम वन पॉइंट, उधर से आ रही है, हम कहेंगे वहां पर आभासी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। और यदि वो किसी बिंदु पर मिल जाती है, यहां पर तो प्रतिबिंब बन गया, यहां पर ये टकरा गई, पर्दा लगाएंगे, प्रतिबिंब ले लेंगे। पर यहां क्या होता है, एक चीज और हम जानते हैं हम अपवर्तन के नियम से, जो प्रकाश किरण, जैसे जो ये प्रकाश किरण है, ये अभिलंब है, जो अभिलंब की ही ओर आए वो अभिलंब से की ओर सीधे निकल जाती है, सीधे निकल। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, क्योंकि अभिलंब से 0 बना रही है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर केस ये होता है रिफ्रैक्शन में कि अभिलंब पर आपतित प्रकाश किरण सीधे अपने मार्ग पर निकल जाती है। ये एक पर्टिकुलर केस होता है रिफ्रैक्शन में। अदरवाइज कोई एंगल बनाती है, झुकती है, फिर कोई एंगल बनाती है, फिर बेंड होती है इधर। परंतु अगर सीधे आपतित हो रही है अभिलंब पर, नॉर्मली इंसिडेंस, देन इट गोज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, सीधी जो है निकल जाती है। सीधी सी बात है कि O से चलने वाली वो प्रकाश किरण जो P पर आपतित होती है, सीधे चली जाती है। अब ये 2 प्रकाश किरण हैं मेरे पास, एक तो ये जो A, इसको मैं लिख देता हूं यहां B, A से B, ये A है आपका आपतन बिंदु, जिसको मैंने लिया ये, और ये है B, ये है आपका B, जिसको मैंने यहां लिया ये, और ये N आपका है ये CN के साथ। ये जो AB है, AB, और ये जो CP से होकर के सीधे चली गई, ये दोनों को पीछे करते करते यहां मिल रही हैं। यानी कि यहां पर वस्तु का इमेज बन रहा है, परंतु हमें मिल नहीं रही है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। जहां, याद रखना बच्चों, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इट सीम्स टू कम्स फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसे आप पर्दे पर नहीं ले सकते। आभासी प्रतिबिंब को आप कभी पर्दे पर नहीं ले सकते। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे तो हम इसके अब ज्योमेट्रिकल पार्ट को करेंगे। इसमें मैं एक लंब और डाल देता हूं, क्योंकि इस वृत्त, इस कर्व के कारण मैं इसके ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, ट्रायंगल्स मुझे नहीं मिलेंगे। फिलहाल मैं एक लंब डालता हूं, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं मैं यहां पर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए। ये हो गया, ठीक, AM, और इसकी लेंथ लेते हैं H। ओके, अब आते हैं आगे। तो इतना बच्चों छाप लिया होगा, नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं इसके मैथमेटिकल रूप के लिए, जिसको हम करेंगे इस पोर्शन पर। अब एक तरह से ये तो आगे आपको लिखना पड़ेगा जो चित्र बनाने के बाद, और उसके बाद आपका एक तरह से स्टेप 1 आएगा कि आपको स्टेप 1 में क्या लिखना होगा। देखिए क्या लिखना होगा। O से A, यहां पर आपतन कोण कितना बन रहा है, कोण OAC, कोण I, इसको लिख दीजिए आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अपवर्तन कोण कितना बन रहा है, कोण
BAN और ये बन रहा है R, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ, जो कि क्या है sin I अपॉन sin R। आप जानते 1 and 2 लिखते थे, वहां पर 1 and 2 की जगह मैं खोल के लिखूंगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह N2 अपॉन N1, और इसको मैं अगर इससे गुणा कर दूं मींस इंप्लाइज N1 sin I बराबर N2 sin R। और क्योंकि ये बहुत छोटा सा कोण है और ये आपका जो गोलीय सरफेस भी है ये बहुत छोटी सी है, H कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, AM के A जो है बहुत नजदीक है, MP के बहुत नजदीक है, तो ये एंगल I भी बहुत छोटा सा होगा। मींस छोटे कोण अवतल पृष्ठों के लिए क्या होगा, छोटे अवतल पृष्ठों के लिए हम sin I को क्या ले सकते हैं, के लिए हम sin I को क्या लिख सकते हैं, I sin I को ले सकते हैं हम I के बराबर और sin R को ले सकते हैं R के बराबर। तो यहां पर आ जाएगा N1 I बराबर N2 R, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, स्टेप नंबर 1 में आप अपवर्तन का दूसरा नियम लगा दीजिए, और स्टेप नंबर 2 में आएंगे हम। यहां पर इस इक्वेशन को याद रखिए, N1 I इक्वल टू N2 R, व्हाट अबाउट I एंड व्हाट अबाउट R। हमें कुछ इस तरह से निकालना है कि दूरियां P से मेजर करें, P से मापें, कहां पे मापें मुख्य अक्ष पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर मापें। तो उसके लिए हम स्टेप नंबर 2 में आते हैं, ऐसा करने के लिए हम स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 में जब आप आएंगे तो आपको क्या करना है, माना, कई जगह फिजिक्स में माना आता है शब्द, माना जो ऑब्जेक्ट से O है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से OA प्रकाश किरण अल्फा कोण बनाती है, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बनाती है। मान लीजिए इमेज से आने वाली प्रकाश किरण बीटा एंगल बनाती है। कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी, अल्फा बीटा गामा कहां पे, अल्फा O से ले लीजिए, बीटा I से ले लीजिए इमेज से, और सीटा से, गामा कहां से ले लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लीजिए। अल्फा बीटा गामा सिंपल। माना वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, माना प्रतिबिंब को मिलाने से आने वाली प्रकाश किरण कोण बीटा बनाती है, और अभिलंब जो है CN कोण गामा बनाता है। तो अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा बनाने का तात्पर्य क्या हुआ, इस I और R को निकालना है। कैसे निकालना है, देखिए अल्फा ये है और I तो ये है, और एक ट्रायंगल इसको कवर कर रहा है LOAC। तो ट्रायंगल OAC से, फ्रॉम ट्रायंगल OAC दिस इज वन अल्फा, ये अल्फा है, एक अल्फा मुझे दिखाई दे रहा है, एक मुझे I भी दिखाई दे रहा है, और एक मुझे गामा भी दिखाई दे रहा है। गामा कैसे दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल के अंदर तो अल्फा ही है, ट्रायंगल के अंदर तो I है, ध्यान से OAC, अल्फा ये कोण, I ये कोण, परंतु गामा दिख रहा है, ये जो ये लाइन जा रही है सीधे, इसके बाहर ये दिख रहा है। ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, बहिष्कोण। क्या कहते हैं, बहिष्कोण। गामा, जहां गामा क्या है, बहिष्कोण है, बहिष जो बाहर होता है। और अगर ज्यामिति गणित के विद्वान हैं आप, मैथमेटिक्स को अच्छी तरह जानते हैं, तो कहेंगे कि गामा जो बहिष्कोण है इस त्रिभुज के आमने सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। सिद्ध करना मेरा काम नहीं है, अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए, पर इसको सिद्ध किया जा सकता है आसानी से, मैथमेटिक्स के लोग जानते हैं। तो गामा इक्वल टू गामा इज अल्फा प्लस I, अल्फा प्लस I इक्वल टू गामा। ये आपकी एक इक्वेशन बनी, और ये इक्वेशन मुझे दी, इसलिए I इक्वल टू कितना हुआ, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अभी स्टेप 2 पूरा नहीं हुआ, स्टेप 2 को हम एक और मान के चलते कि हम R भी निकालेंगे। R कैसे निकालेंगे भाई, R तो ये बाहर है इधर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये है ना, ये R, ये है ना R, ठीक है, ये CN, और ये अभिलंब की ओर झुक गई थी प्रकाश किरण AB, तो ये कोण बना था अपवर्तन कोण R।
आप इसको मिला दिए हैं सीधे, देखिए सीधे मिला दिए, ये सीधे मिलाएं, ये ऐसे और ये इसको मिलाएं ऐसे, तो ये दोनों कोण, ये कोण क्या हुआ, इसमें एक ये और एक ये, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक ये है, एक तो ये डॉट 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 आई से गया डॉट 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 सीधे यहां पर बोल्ड हो गया है ए बी, ए से बी, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एक रेखा तो डॉट 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 ए बी और एक एंगल ये सीएन था डॉट 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 सीएन, ये कहा था आर, तो ये कितना हुआ, अरे भाई ये भी तो आर हुआ, क्यों हुआ, संगत कोण ट्रायंगल, ये आर है तो ये भी आर है, संगत कोण। ये देखिए यहां से ये प्रकाश किरण ओ से गई और फिर ये बैंड हो गई, ये बैंड होने के बाद हम इसको पीछे खींच रहे हैं, ये इधर को आई की ओर मिला रहे हैं, तो ये जब हम आई की ओर मिला रहे हैं तो ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा, ये आई ए बी, आई ए बी एक सीधी रेखा ये है आई ए बी, और एक है सी एन, तो यदि एन ए बी यानी बी ए एन आर है तो सी ए आई कितना है, कोण सी ए आई, कोण सी ए आई कितना है, सी ए आई, आप कहेंगे ये कोण तो भाई कितना है, इसको मैं डॉट कर देता हूं, ये उतना ही है जितना ये है, यानी आर है, ये छोटा सा कोण बीच का, ये छोटा सा कोण बीच का, पूरा मिलाइएगा नहीं, छोटा सा कोण बीच का आर है। अभी मुझे ट्रायंगल कौन सा मिल रहा है, देखिए इन ट्रायंगल सी एस आई, सी ए आई से एंगल सी ए आई इक्वल टू आर, एंगल सी आई इक्वल टू आर इक्वल टू एंगल बी ए एन, ये आपका है संगत कोण, संगत कोण, देखिए ध्यान से, ये आर तो ये आर, इस तरह से क्या टिक 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 टिक, यहां पे ए था फिर ए बी, और यहां से टिक 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 टिक, यहां तक एन था ए सी, सी ए एन, ये आर कहा तो ये भी तो आर हुआ ना, ये भी आर हुआ, तो ट्रायंगल सी ए आई से सी ए आई इक्वल टू आर इक्वल टू एंगल बी ए एन। अब देखिए हमें आर को लाना है, अगले स्टेप में आ जाएंगे, इसको हम मिटा लेते हैं, n1 आई इक्वल टू n2 आर, बाद में करेंगे, समीकरण नंबर 1 था, ठीक है। अब हमें आर को लाना है, इस ट्रायंगल को देखना है हमें, सी ए आई दिख रहा है, सी ए आई में आर है, ठीक है, बीटा भी है, पर ये बीटा भी है इस ट्रायंगल में, आर भी है इसमें, और साथ में क्या बीटा है, आर है, और गामा भी है, गामा भी है, गामा यहां भी बहिष्कोण है, गामा यहां भी बहिष्कोण है, गामा जहां गामा क्या है यहां बहिष्कोण, और बहिष्कोण की कहानी आप जानते ही हैं, बहिष्कोण की कहानी, बहिष्कोण बराबर होता है ट्रायंगल के आमने सामने के कोणों के, नहीं बीटा प्लस आर क्या होगा इक्वल टू गामा, बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा, यहां से हम आर निकाल लेंगे, गामा माइनस बीटा, इसको भी बंद कर लेंगे, ये होगा आपका समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से आई और आर के मान आप उस समीकरण में रख दीजिए, किसमें, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए आई और ओ के मान, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, चित्र आपके नजरों के सामने रहेगा। अब हमारा स्टेप नंबर 3 हो जाएगा, स्टेप नंबर 3 में मान रख दीजिए, लिखेंगे वहां पर आई व आई को एंगल आई तथा एंगल आर के मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, हाँ तो भैया रख दीजिए, क्या था n1 आई था ना, n1 आई का मान कितना रखना है, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और r का मान कितना था n2 r यानी गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, इसको खोल देते हैं, खोल देते हैं भैया, n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब इक्वेशन में हमें ऐसे लाना है कि जो कॉमन है उनको एक तरफ ले लो, एक तरफ ले लो, गामा और गामा, जहां पे गामा के साथ का गुणांक है अलग है, कॉमन नहीं है, गामा कॉमन है, तो इस गामा को एक तरफ ले लो, इसको इधर ले लेते हैं, तो हमारे पास आगे क्या आएगा, माइनस n2 b2 को लेफ्ट साइड लूंगा, पॉजिटिव हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, सब जानते हैं, मैथमेटिक्स के विद्वान होते हैं सब लोग, इतने में विद्वान होते हैं साइंस वाले,
तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 गामा माइनस n1 गामा, n2 गामा माइनस n1 गामा। यहां पर n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n1 गामा। एनी डाउट, कोई शक नहीं? कुछ नहीं, इसको उठा के इधर लाया, इसको उठा के इधर लाया। जब इसको उठा के इधर लाया, क्योंकि ये माइनस था तो ये पॉजिटिव हो गया, इसको उठा के इधर लाया तो ये नेगेटिव हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको उठा के इधर लाने का मतलब क्या है सर? तो ये आपकी बात आएगी n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 माइनस n1 गामा। जब आप ये पूछेंगे कि इसको इधर लाने का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, कि आप इसको उठा के यहां ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, मैं कहूंगा आपको कि हमें कॉमन करके n2 माइनस n1 लाना था, इसलिए ये लाना था हमें। अब ये आपका यहां तक एक स्टेप और आ गया, इसको कर लेंगे। समीकरण नंबर कितने हो गए थे? 1 2 3 एंड दिस वन इज 4, इसको 4 कह लेते हैं। समीकरण नंबर 4। ओके, अभी मैं इस चित्र को मिटाऊंगा नहीं, अब मैं आगे कहानी बढ़ाऊंगा, इसलिए स्टेप नंबर 4 को मैं फिर यहां लिखता हूं। स्टेप नंबर 4 यहां लिखते हैं, और अब हमें मान ज्ञात करने अल्फा बीटा गामा के, और वो भी ऐसे निकालने हैं कि P से प्रिंसिपल एक्सिस, हमारे मुख्य अक्ष, इस पर हमें निकल जाए ये मान, ताकि हमें एक अच्छा सा अवतल दर्पण के लिए, सॉरी अवतल दर्पण नहीं, अवतल पृष्ठ, ये दर्पण में तो बात पॉलिश वाली होती है, इसमें पॉलिश नहीं है, इसमें एक इधर मीडियम है, उधर दूसरा मीडियम है। तो स्टेप नंबर 4 करेंगे, tan अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा को हम अल्फा भी कह सकते हैं, सीधे सीधे tan अल्फा कह दिया। tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, छोटे कोणों के लिए हमेशा tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, हम यहां पे वैसे भी छोटा मार रहे हैं सब कुछ, तो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, छोटे कोणों के लिए, यहां पे छोटे कोणों के लिए, ये हमेशा लिखने पड़ेगा, छोटे कोणों के लिए। जबकि द्वारक बहुत छोटा, द्वारक क्या होता है भाई, इसका जो साइज होता है SPS डैश, द्वारक छोटा हो, अपर्चर कहते हैं इंग्लिश में, अपर्चर छोटा हो, तो एंगल बहुत छोटे 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 होंगे। तो tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, और tan के बारे में जानते हैं लंब बटे आधार। यहां पे हमने एक ड्रॉप किया था, क्या किया था, AM, क्यों किया था आप समझ गए होंगे, वो व्याख्या में पहले लिख देना है कि A से M लंब डालते हैं, उसको लिखा हमने H। अब हमें समकोण त्रिभुज मिल जाता है, कहां, AMO, AMO। तो त्रिभुज OAM से क्या हुआ, लंब AM है और आधार MO है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज कॉल्ड tan अल्फा, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AM पॉजिटिव लेंगे ऊपर की ओर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी नापे होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव। H, MO क्या होगा अभी हम बताएंगे, MO। यदि हम बहुत छोटे कोण, छोटे कोणों के लिए ये हो गया, और अवतल पृष्ठ का द्वारक छोटा हो, अवतल पृष्ठ का द्वारक छोटा हो, तो M P के निकट होगा, M P के निकट होगा, और उस स्थिति में लिखेंगे, इसलिए MO इक्वल टू PO, PO, डोंट PO, डोंट PO मतलब लिकर मत पियो, परंतु यहां पे लिखो P और O, P और O, यहां पर M और P एक दूसरे के निकट हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर tan अल्फा इक्वल टू H अपॉन PO। अब PO को नापना है, कहां से नापना है, P से नापना है भाई, P से। P क्या है, पोल, और O क्या है, वस्तु। पोल से, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी नापनी है, P से, पोल से O तक वस्तु तक की दूरी, इसे हम कहते हैं, वस्तु तक की दूरी को हम डिनोट करते हैं U से। किससे, U से। हमेशा ध्यान रखिएगा, वस्तु की दूरी को हमेशा U से दिखाया जाता है, U से दिखाया जाता है, स्मॉल u से। तो अब स्मॉल u से फिर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग P से नाप रहे हैं इधर को, डायरेक्शन ऑफ रे ले रहे हैं इधर को, लेफ्ट टू राइट, प्रकाश की किरण बाएं से दाईं ओर ले रहे हैं और नाप रहे हैं बाईं ओर, यानी कि अपोजिट टू द प्रकाश किरण। हिंदी में इंग्लिश हो गया, अपोजिट टू द रे, लाइट रे, यानी प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, -u लेंगे, इसलिए h अपॉन -u।
मीन्स अल्फा इक्वल टू एच अपॉन माइनस यू। अब आते tan बीटा। इसी प्रकार tan बीटा बराबर बीटा बराबर, अब मैं डायरेक्ट करते जाऊंगा, कौन सा एंगल लेंगे, ट्राइंगल tan बीटा ये है, यानी कि ट्राइंगल लेंगे AMI। ये कौन सा ट्राइंगल से लिया था हमने, AMO से, और ये कौन से ले रहे हैं, ट्राइंगल AMI से। tan बीटा बराबर लंब H, अभी डायरेक्ट लेना, लंब बटे आधार MI को क्या लिखते हैं, PI, H बटे PI का हम सिंबल क्या लेंगे, यदि वस्तु की दूरी नहीं, प्रतिबिंब की, I इज द इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, इसको लेंगे V, नापेंगे P से, अपोजिट नाप रहे हैं, प्रकाशीय किरण के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, बाईं ओर नाप रहे हैं, नेगेटिव लेंगे -V, H अपॉन -V। इसी प्रकार हर बार समझाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसी प्रकार लिख देते हैं। सो दैट, लाइक दैट, इन द सेम वे, tan गामा इज इक्वल टू H अपॉन MC, AMC, ट्राइंगल AMC लिया, H अपॉन MC बराबर H अपॉन PC बराबर H अपॉन -R। अब ये मान निकल के आए हमारे पास, एक मान निकल के आया, ये इसको कह दो समीकरण नंबर 5, इसको कह दो समीकरण नंबर 6, इसको कह दो समीकरण नंबर 7। समीकरण 5, 6, 7 के इन मानों को समीकरण 4 में रखने पर ये होगा आपका स्टेप नंबर 5, जो कि आपको फाइनल रिजल्ट देगा। स्टेप 5, हम यहां आएंगे स्टेप 4 में, समीकरण 5, 6 व 7 से समीकरण 4 में मान रखने पर, जब मान रखें n2, बीटा कितना था, tan बीटा बराबर H अपॉन -V। वैसे तो हम यहां पर देख के खुद ही कर देते रहो, H अपॉन -V, वो लिखने वाली बात अलग होती है ना, -N1 H अपॉन अल्फा कितना, H अपॉन -U बराबर, या N2 -N1 है, N2 -N1। गामा कितना था, H अपॉन, गामा के लिए 2R, नहीं सॉरी R -R। ओके, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये H इधर भी है, H इधर भी है, हाँ, ये गामा की जगह पे H अपॉन -R लिखना था, H अपॉन, ये H इधर भी है, H इधर भी है, H इधर भी है, H इधर कॉमन लेंगे, उधर से कैंसिल हो जाएगा, H तो हट जाएगा, H तो गायब हो जाएगा, इसलिए हमारे पास आएगा -N2 अपॉन V, और ये माइनस गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस N1 अपॉन U बराबर N2 -N1, और यहां पे माइनस आएगा चिन्ह में, क्यों, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है ना, ये माइनस यहां ले लेंगे, अपॉन R। अगर मैं चिन्ह बदल दूं तो जरा ज्यादा अच्छा लगेगा, इससे सभी चिन्हों को बदलता हूं, इस पद का चिन्ह भी बदलता हूं, इसका भी और इस पद का भी, तो मेरे पास फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, दिस मीन्स अगर मैं माइनस को प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा N2 अपॉन V, और इस प्लस को माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा -N1 अपॉन U, और इस माइनस को प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा N2 -N1 अपॉन R। हमारे पास परिणाम क्या आया, ये है गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र। यहां पर हमने सिद्ध किया है अवतल पृष्ठ के लिए, नेक्स्ट पार्ट में हम सिद्ध करेंगे इसी को उत्तल पृष्ठ के लिए। यह है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, जहां पर N2 क्या है, सघन माध्यम है, N1 क्या है। अभी आप कहेंगे कि इमेज हमेशा ऐसी बनेगी, नहीं, ऐसा नहीं बनेगी, आप वास्तविक भी बना सकते हो, वो डिपेंड करता है। अगर आप यहां पर बना रहे हैं, इमेज बन रही है, वो आभासी बन रही है, एक अगर इधर कहीं ले लेंगे तो इधर कहीं दूर ले लेंगे, ये पास में लिया दूर लेंगे तो ये ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपकी इमेज जो है वास्तविक भी बन सकती है। ऐसे भी कह सकते हैं रियल इमेज भी बनती है, वर्चुअल इमेज भी बनती है, उस केस को हम कभी देखेंगे। और उत्तल दर्पण के लिए भी इमेज अलग तरीके से बनती थी, अवतल दर्पण के लिए भी अलग तरीके से बनती थी, यहां पर भी उत्तल पृष्ठ के लिए अलग तरीके से बनती है, अवतल पृष्ठ के लिए अलग तरीके से बनती है।
हालांकि इन स्टेप्स के आधार पर आप इस फॉर्मूले को ड्राइव करना सीखिए और बातें हम जो हैं बाद में कर लेंगे। तो आप स्टेप 5 स्टेप में इसको हल करते हैं। पहले स्टेप में स्नेल्स का नियम लगाते हैं, कुछ ज्यामिति का ध्यान रखते हैं, आई और आर का मान निकालते हैं बहिष्कोणों से स्टेप नंबर 2 में, और फिर स्टेप नंबर 3 में वो मान रख देते हैं। और उसके बाद आई आर के मान रखने के बाद हम जो है अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण नंबर 4। इन अल्फा बीटा गामा के मानों को निकालते हैं समकोण त्रिभुजों को लेकर के, और उसके बाद उन मानों को हम यहां पर रख देते हैं। तो बच्चों आज इतना ही काफी है, क्योंकि एक मशीन चल रही है और ये मशीन जरूर आपकी आवाजों में, आपके कानों में पहुंच रही होगी, इसलिए मैं इसको मैं यहीं रख रहा हूं, इतना ही कर रहा हूं। और शेष भाग जो आपका होगा उत्तल सरफेस वाला, उत्तल सतह वाला, उसको हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।